हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 14.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। हमें ये चेक करना है कि कौन सा मोशन पीरियोडिक है। फर्स्ट, अ स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर एंड बैक। देखिए, अगर कोई स्विमर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो वो टू एंड मतलब आगे पीछे वो मोशन तो करेगा, राइट, लेकिन वो मोशन पीरियोडिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सेम टाइम पीरियड लगाएगा, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। इसलिए फर्स्ट आंसर जो है उसमें हम नहीं बोल सकते कि ये पीरियोडिक मोशन है, राइट, मतलब ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। सेकेंड, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। मतलब आप एक बार मैग्नेट को ऐसे लटका दो, राइट, और उसको अपनी डिस्प्लेसमेंट अगर आप उसको करवाओगे तो वो कैसा मोशन करेगा, वो पीरियोडिक मोशन ही करेगा, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, राइट, तो वो मोशन को आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। थर्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो वो भी मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो अपना मोशन जो है वो रिपीट करेगा, मतलब ये मोशन जो है वो भी क्या हो गया, पीरियोडिक। एंड लास्ट वन, एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो। तो वो एरो अगर आप बो से रिलीज करोगे तो वो अपना मोशन रिपीट नहीं करेगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आने वाला, राइट, तो इसीलिए ये मोशन पीरियोडिक नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से बी एंड सी दे आर पीरियोडिक मोशन एंड ए एंड डी आर नॉन पीरियोडिक मोशन। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड विच रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब कि पीरियोडिक हो सकता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज जो फोर्स लगती है, फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, मतलब टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर फोर्स लग रही है तो वो ही मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। आप जानते हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है वो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वो जो फोर्स उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए नहीं लगती, वहाँ पर वो फोर्स नहीं है, इसलिए वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। मतलब फर्स्ट हमारा आंसर होगा वो होगा पीरियोडिक मोशन है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सेकेंड, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्क्यूरी कॉलम इन अ यू ट्यूब। यू शेप की कोई ट्यूब है और उसके अंदर आपने मर्क्यूरी रखा है, तो वो मर्क्यूरी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, राइट, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही लगेगी, इसलिए वो मोशन कैसा हो जाएगा, आप बोल सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। थर्ड, मोशन ऑफ अ बॉल बेरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल when released from a point slightly above the lower most point। मतलब अगर एक बॉल के अंदर आपने एक बॉल बेरिंग रखी है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप उसको थोड़ा सा आप मतलब उसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे छोड़ दोगे तो वो अपना जो मोशन करेगा वो मोशन रिपीटेटिव मोशन होगा और वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, राइट। क्वेश्चन डी, जनरल वाइब्रेशंस ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर एक जो होगा वो इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो अगर हम सुपरपोजिशन थियरम की बात करें और उसका रिजल्टेंट निकालें तो हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके साथ वो अपना मोशन रिपीट करेगा, इसीलिए ये मोशन पीरियोडिक हो सकता है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी यहाँ पर अलग अलग होगी, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल की, इसलिए जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड में हमारा जो आंसर बनेगा उसमें ये दो होंगे बी एंड सी, दे आर simple harmonic motion but A and D are not simple harmonic motion, they are just periodic motion। चलो क्वेश्चन 3 है, फिगर depicts 4x against t plots for linear motion of particle, which of the plots represent periodic motion, what is the period of motion। देखिए यहाँ पर हमें जो
फिगर दी है उसमें फर्स्ट में आप देख सकते हो कि x अगेंस्ट t का जो ग्राफ दिया है वो ऐसा है, तो यहाँ पर मोशन रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। सेकंड जो हमारे पास है ग्राफ, उसमें कुछ हमें ऐसा दिया है, ग्राफ जो है वो देखिए यहाँ पर वही चीज़ आप आगे जाके देख सकते हैं कि रिपीट हो ही रही है, राइट। यहाँ पर सपोज है -3 वैल्यू है टाइम की वैल्यू, ये है -1, देन यहाँ पर 0 है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ कितने टाइम में यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो वो टाइम इंटरवल अगर आप निकालोगे तो आप देख सकते हो कि इन एवरी 2 सेकेंड, देखिए सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करें, राइट, तो ये जो पीक है वो चीज़ यहाँ आ गई, यहाँ फिर से वो चीज़ जो है वो एक ऑसिलेशन पूरा जब खत्म होगा, सपोज ये वाला पॉइंट ले लो, ये यहाँ से ये हो गया और ये पॉइंट आ गया, तो ये दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड देखो ये 0 है तो इसको हम 1 ले सकते हैं, ये 3 है, तो ये जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 2 सेकेंड। इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो हमें ग्राफ जो दिया है उसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा 2 सेकंड, और ये हो गया पीरियोडिक मोशन। थर्ड जो है, थर्ड का जो ग्राफ अगर आप देख सकते हो तो वो तो कुछ रैंडम ही ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो वो मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन नहीं है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रिपीट नहीं हो रहा। और लास्ट वन वो तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि वो तो पीरियोडिक मोशन ही है, राइट, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। और अगर हम उसका टाइम पीरियड निकालें, ये वैल्यू 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो देखिए सेम मोशन रिपीट, यहाँ से फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लगा वो क्या हो गया 2 सेकंड। इसलिए आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ग्राफ बी एंड डी दे बोथ आर ग्राफ फॉर पीरियोडिक मोशन, और उसके लिए टाइम पीरियड क्या है 2 सेकेंड, राइट। चलो अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, सेकेंड पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, एंड थर्ड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दिया है कुछ ऐसा है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है इलस्ट्रेशन में। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, उसको √2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ये टर्म को, और 1/√2 वाली टर्म अंदर में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। आप जानते हैं 1/√2 जो है उसको हम लिख सकते हैं cos π/4, तो यहाँ पर 1/√2 को मैं लिख रही हूँ sin π/4, क्योंकि cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू सेम है। और आप जानते हैं यहाँ ये हमारा इक्वेशन बन रहा है वो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा बन रहा है, मतलब उसको आप लिख सकते हो sin अल्फा माइनस बीटा, मतलब कि हमारा इक्वेशन बन रहा है sin अल्फा मतलब ओमेगा टी, बीटा मतलब π/4। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये इक्वेशन की फॉर्मूला कैसी है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसी, वेर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू देख सकते हैं कितना है, तो 2π/ओमेगा। इसके साथ आप उसको कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा। एंड इनिशियल जो फेज है वो है -π/4, या फिर 2π - π/4 करोगे तो 7π/4 भी आप उसको लिख सकते हो। तो ये हो गई आपके पास, 2π में से इसको माइनस करके भी उसको आप लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट हमारा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड है साइन क्यूब ओमेगा टी। अब देखिए आपने ऐसा कुछ इक्वेशन देखा होगा कि हमारे पास अगर ऐसा इक्वेशन है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देन अगर मैं साइन क्यूब थीटा लिखूं तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये पूरी टर्म इस तरफ लेकर जाएंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। और 4 को इस तरफ लेकर आओ तो साइन क्यूब थीटा की फॉर्मूला बन सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्यूब ओमेगा टी है, तो हम लिख सकते हैं देन साइन क्यूब ओमेगा टी इक्वल टू 1/4 होगा। इसकी हेल्प लेके ही मैं लिख रही हूँ, तो क्या होगा 3 साइन थीटा मतलब हमारा ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। तो
तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला जो रिजल्टेंट बन रही है इसमें हर एक जो टर्म है वो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये दोनों जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है दो साइन टर्म का, वो रिजल्टेंट जो है वो हमें कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पर साइन कॉस का कॉम्बिनेशन लेके हमने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्मूला बनाई, तो ऐसी फॉर्मूला यहाँ पर बनना पॉसिबल नहीं है। और हर एक टर्म के लिए अगर मैं इसके लिए टाइम पीरियड की बात करूँ तो t इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2π/ω, और इसके लिए अगर t लिखना है तो 2π क्या होगा 3ω। तो इसके लिए हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, सिर्फ कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन, राइट। तो ये आंसर बी में ऐसे लिख सकते हैं। सी है 3 cos π/4 - 2ωt। ये जो हमने टर्म लिखी है इसको हम 3 cos माइनस कॉमन लिखे तो माइनस 2ωt - π/4 भी लिख सकते हैं। एंड हम जानते हैं cos - इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2ωt - π/4। मतलब इसका जो फॉर्म है वो a cos ωt प्लस फाई जैसा है, मतलब ये कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके लिए एम्पलीट्यूड होगा 3 एंड फाई इक्वल टू फिर से हम लिख सकते हैं -π/4, राइट। चलो नेक्स्ट डी, cos ωt प्लस, क्वेश्चन डी में बात करते हैं, उसमें है cos ωt प्लस नेक्स्ट टर्म है cos 3ωt प्लस cos 5ωt। आप देख सकते हैं इसमें हर एक टर्म पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा इक्वेशन नहीं बना सकता, इसलिए आप बोल सकते हैं एक ऐसा मोशन है पीरियोडिक मोशन है। और हर एक टर्म के लिए आप देख सकते हो अगर टाइम पीरियड चाहिए फॉर cos ωt तो टाइम पीरियड t क्या होगा 2π/ω। अगर हम नेक्स्ट टर्म cos 3ωt के लिए टाइम की बात करें तो t क्या होगा, t इक्वल टू 2π/3ω। एंड लास्ट cos 5ωt के लिए अगर हम टाइम पीरियड t लिखें तो वो होगा 2π/5ω, राइट। तो हम टाइम पीरियड t जो है उसकी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल -ω² एक्सपोनेंशियल -ω² एक्सपोनेंशियल हम जानते हैं ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो एक्सपोनेंशियली ये जो टर्म है वो डिक्रीज होने वाली है, मतलब वो सेम वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करेगी। मतलब ये मोशन कैसा होगा तो नॉन पीरियोडिक, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही नहीं, और ये मोशन कैसा होगा नॉन पीरियोडिक, मतलब ये रिपीट होने वाला नहीं है। अगर नॉन पीरियोडिक है तो हम उसके लिए टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। लास्ट 1 + ωt प्लस ω²t²। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे t इंक्रीज होगा तो ये पूरी टर्म इंक्रीज ही होती जाएगी, राइट। तो ये भी रिपीटेटिव नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये भी नॉन पीरियोडिक मोशन है, और इसमें भी जो टाइम पीरियड है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, राइट। चलो ये क्वेश्चन 4 हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में पूछा है अ पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। ये 2 पॉइंट्स हैं, वन इज A एंड सेकेंड इज B, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर इसका सेंटर O है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम A to B एज पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमें लेनी है पॉजिटिव, अगर हम A से B जा रहे हैं तो। एंड गिव द साइंस ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट, हमें इतने क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है एट एंड A, जब वो A पर है तब की कंडीशन की बात की है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक चाहिए वेलोसिटी, सेकंड एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज फोर्स। हम ये जानते हैं
कि F इक्वल टू ma, राइट। तो अगर जो चीज़ अगर हम एक्सेलरेशन के लिए फाइंड करेंगे वही फोर्स के लिए होगी। हमें यहाँ पर चाहिए कि 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी वैल्यू है, उतनी ही चीज़ें यहाँ पर बतानी है। तो जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तब आपको याद होगा कि हमने ये पॉइंट 0 लिया था, ये माइनस है और ये प्लस है। एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल यहाँ से जो अपना मोशन स्टार्ट करता है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट। और हमने एक्सेलरेशन की ऐसी भी फॉर्मूला बनाई थी -ω²x। व्हेन x इक्वल टू प्लस ए रखते हो, मतलब x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव था, और ये नेगेटिव था तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। मतलब कि ये जो एक्सट्रीम्स है वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हमें मिलेगा मतलब या पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन एट x इक्वल टू 0 मतलब अगर यहाँ पर x 0 रखोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और वेलोसिटी के लिए उल्टा था, यहाँ ये दोनों जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, राइट। और ये यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो हमें मैक्सिमम मिल रही थी। उसकी भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हमने सिंपल फॉर्मूला ऐसी बनाई थी, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू √a² माइनस x²। यहाँ से आप समझ सकते हैं x की वैल्यू प्लस ए रखोगे कि माइनस ए रखोगे, ये दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर v की वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पर जो है वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी व्हेन x इक्वल टू 0 रखोगे तो, राइट। और एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो इससे हम हमारा आंसर इजीली लिख सकते हैं। हमें पूछा गया है एट एंड ए, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। एट एक्सट्रीम कंडीशन हम जानते हैं v की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए हम इस तरफ जा रहे हैं तब वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। आप दो तरीके से सोच सकते हैं, जब आपका जो ऑसिलेटर होगा ए पर आएगा फिर वो वापस ऐसे जाने वाला है तो वो वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो उसकी वैल्यू कैसी लेनी है, मुझे पॉजिटिव लेनी है, राइट। या फिर आप जो है वो ऐसे सोच सकते हो, देखिए जब यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको हम ऐसे सोचे कि ये एक्सट्रीम कंडीशन मतलब माइनस है और ये इस तरफ प्लस है, तो इसका मतलब ये था कि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में -ω²x, x की वैल्यू इस तरफ नेगेटिव होगी, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो a विल बी पॉजिटिव देन फोर्स विल बी पॉजिटिव। तो क्या साइन मिली आपको, 0 प्लस एंड प्लस। बी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि एट द एंड बी, सेम वे आपको सोचना है, बी पर हो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो वहाँ पर v तो 0 ही होता है। एक्सेलरेशन की और फोर्स की बात करनी है। अब देखो आप यहाँ पर आओगे फिर आप ऐसे जाने वाले हो, मतलब इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। या फिर से a इक्वल टू -ω²x, x की वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो आपका आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो फोर्स भी नेगेटिव होगा। चलो क्वेश्चन सी पर चलते हैं। सी में पूछा है एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टूवर्ड्स ए, एट ओ टूवर्ड्स ए मतलब आप इस तरफ जा रहे हो। जब आप O पर थे तब आप जानते हो कि V जो था वो V कैसा था, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी आप सोच सकते हो कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव, ऐसे जाओगे तो नेगेटिव, राइट। एक्सेलरेशन की बात करें तो हम जानते हैं मिड पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 था तो फोर्स भी कैसी होगी, 0 ही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टूवर्ड्स ए। 2 सेंटीमीटर अवे मतलब यहाँ पर कहीं पर 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट को सपोज मैं बोल रही हूँ सी, ओके। टूवर्ड्स ए, एट सी टूवर्ड्स किस तरफ जाना है, ए की तरफ, ऐसे जाना है। चलो अब सी पर यहाँ पर आओगे तो ये तीनों चीज़ें जो होंगी वो 0 तो नहीं होने वाली, लेकिन आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब v भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, सो फोर्स पर भी क्या होगा, वो नेगेटिव ही होगा। चलो ई क्वेश्चन में पूछा है एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए।
फ्रॉम ए मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर अवे, मैं ये पॉइंट को बोल रही हूँ डी, ओके, फ्रॉम ए गोइंग टूवर्ड्स बी, तो ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो तो सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं एट डी टूवर्ड्स, किस तरफ जा रहे हो, बी की तरफ, यस बी की तरफ ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो तो v पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और जो फोर्स है वो भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर E का आंसर ऐसे लिख सकते हो। अब F एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, अवे फ्रॉम B 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर कहीं पर आप आ गए, ये पॉइंट को मैं E लिख रही हूँ, टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स ए मतलब ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो तो फिर से वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, तो आप लिख सकते हो एट E टूवर्ड्स ए, तो क्या होगा, V नेगेटिव होगा, ए भी नेगेटिव होगा और फोर्स भी नेगेटिव होगा। तो आपको सिंपल इतनी चीजें समझनी है, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव, राइट। और एक्सट्रीम पोजीशन पर और जो मिड पॉइंट है वहां पर क्या वैल्यूज होती है उतना ही ध्यान में आपको रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से समझ जाओगे तो ये चीज इजीली आप लिख पाओगे।